हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम जनसंख्या के स्थानांतरण यानी माइग्रेशन ऑफ पॉपुलेशन के टॉपिक को लेंगे। यह आपके बीए पार्ट सेकंड में ह्यूमन ज्योग्राफी का टॉपिक है और इसे हम प्रवास भी कह सकते हैं, प्रवसन भी कह सकते हैं, प्रव्रजन भी कह सकते हैं। दोनों एक ही शब्द के पर्याय प्रवास के ही पर्यायवाची हैं, प्रवसन और प्रव्रजन, और इंग्लिश में हम कहेंगे माइग्रेशन। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि ये प्रवास जो है इसको हम परिभाषित कैसे करेंगे। देखिए, किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के एक समूह का स्थायी अथवा अर्धस्थायी रूप में आवास के किसी निश्चित दूरी में परिवर्तन को हम प्रवास कहते हैं। और ये जो प्रवास है यह स्थायी अथवा अस्थायी हो सकता है, यानी या कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह अपने आवास के स्थान से किसी दूसरे स्थान पर जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रवास कहते हैं। अब वो स्थायी भी हो सकता है उसका जाना, और अस्थायी भी हो सकता है, यानी अपने स्थान से हम दूसरे स्थान पे जाके रहते हैं, चाहे टेम्परेरी रहें चाहे परमानेंटली रहें, तो वो क्या होता है? माइग्रेशन कहलाएगा। इसे हम स्थानांतरण भी कह सकते हैं, मूवमेंट भी कह सकते हैं। तो ये क्लियर हो गया। इंग्लिश में हम माइग्रेशन को डिफाइन करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि ह्यूमन माइग्रेशन इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद इंटेंशंस ऑफ सेटलिंग परमानेंटली और टेम्परेरीली एट अ न्यू लोकेशन। तो ये क्लियर हो गया स्थानांतरण की परिभाषा। और आप वर्ड्स ध्यान रखिएगा, स्थानांतरण को हम प्रवास भी कहते हैं, प्रवसन भी कहेंगे, प्रव्रजन भी कहेंगे। और प्रवास बेसिकली एक तरह का स्थानांतरण ही है पॉपुलेशन का। क्लियर। अब देखिए, हम चलते हैं स्थानांतरण के भेद की ओर। देखिए, ऐतिहासिक काल में भी पृथ्वी के विभिन्न भागों में एक स्थान से दूसरे स्थान को मानव वर्गों का प्रवास होता रहा, यानी मनुष्य प्राचीन काल से ही प्रवास कर रहा है, माइग्रेट हो रहा है एक स्थान से दूसरे स्थान पर। इसे हम जनसंख्या का स्थानांतरण या गमनागमन भी कहते हैं। जनसंख्या के स्थानांतरण यानी माइग्रेशन ऑफ पॉपुलेशन या मूवमेंट ऑफ पॉपुलेशन भी कहते हैं। गमनागमन को हम मूवमेंट कहते हैं। और स्थानांतरण के दो भेद हैं। पहला तो भेद क्या है? उत्प्रवास, इसे हम कहेंगे एमिग्रेशन। और दूसरा जो है वो है आप्रवास, जिसे हम कहेंगे इमिग्रेशन। तो ये आपको दोनों भेद ध्यान रखने हैं, स्थानांतरण के, माइग्रेशन के, या फिर प्रवसन, प्रवास, कुछ भी आप कह लीजिए। तो इसके दो भेद हैं, एमिग्रेशन उत्प्रवास और इमिग्रेशन आप्रवास। ये क्लियर हो गया आपको। अब हम जानते हैं ये उत्प्रवास और आप्रवास है क्या। देखिए, उत्प्रवास में क्या होता है? उत्प्रवास के द्वारा एक स्थान से मनुष्य जब दूसरे स्थान को जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उत्प्रवास कहते हैं। जैसे यूरोप के मनुष्य उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आदि स्थानों पर गए। और ये जो आप्रवास है, इसमें इसके द्वारा बाहरी स्थानों के मनुष्य किसी प्रदेश या स्थान के अंदर आते हैं। उदाहरण के लिए उत्तरी अमेरिका में ब्रिटेन, इटली और फ्रांस आदि देशों से लोग आए, तो यानी उन लोगों का आप्रवास वहाँ पे होता रहा। सामान्यतः किसी प्रदेश में जीवन की सुविधाओं और सुखों के लिए ही आप्रवास होता है। तो ये दोनों भेद क्लियर हो गए आपको। उत्प्रवास में क्या होता है? मनुष्य अपने स्थान से अन्य स्थान में जाकर बसता है, यानी एक अपना जो ओरिजिनल प्लेस है वहाँ से दूसरे स्थानों पर जाएगा तो वो उत्प्रवास कहलाएगा। और आप्रवास में क्या होता है? मनुष्य बाहरी स्थान से किसी दूसरे स्थान पर आकर बसते हैं, तो वो क्या है? आप्रवास कहलाता है। यानी अगर इंडियंस अमेरिका में जाएंगे तो अमेरिकन्स वो उत्प्रवासी होंगे। अब हमारे इंडिया में बाहर के लोग देश आके बसेंगे तो वो आप्रवासी कहलाएंगे। तो ये कंसेप्ट आपको, ये दोनों भेद आपको बिल्कुल क्लियर करने हैं। इमिग्रेशन और एमिग्रेशन क्या होता है? एमिग्रेशन में अपने स्थान से बाहर की ओर जाके बसते हैं, वो एमिग्रेंट्स कहलाते हैं, उत्प्रवासी कहलाते हैं, यानी इंडियंस बाहर जाके बस रहे हैं। सिंपल सा एग्जांपल आप ये ले लीजिए। और इंडिया में बाहर के लोग आके बस रहे हैं तो वो क्या कहलाएंगे? आप्रवासी कहलाएंगे। तो ये दोनों भेद क्लियर हो गए। अब हम आगे चलते हैं।
अब देखिए मध्य एशिया की हम बात करें सबसे पहले, तो देखिए मध्य एशिया से अनेक बार जनसंख्या का उत्प्रवास चीन, भारत और यूरोप को होता रहा है। 17वीं शताब्दी से यूरोपीय देशों के मनुष्य भी उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों को जाते रहे हैं और संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया आदि में जो आबादी है उसका विकास यूरेशिया महाद्वीप से बारंबार गए हुए मानव वर्गों के स्थानांतरण के कारण ही हुआ है। देखिए यूएसए जो है और कनाडा का जो भाग है, ऑस्ट्रेलिया का जो भाग है, वहाँ जो मैक्सिमम लोग हैं वो एशिया और यूरोप जो देश हैं वहाँ से जाके बसे हैं। तो यूरोप के जो मनुष्य अमेरिका में गए हैं वो क्या कहलाए हैं? उत्प्रवासी कहलाए हैं। तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर रखना है। ये एग्जाम्पल है कि 17वीं शताब्दी से ही ये यूरोपीय देशों के लोग अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया में जाकर बसे हैं। अब हम बात करते हैं स्थानांतरण के पक्ष की, एस्पेक्ट्स ऑफ माइग्रेशन के बारे में। देखिए प्रत्येक जनसंख्या स्थानांतरण के 5 पक्ष होते हैं जिनमें विभिन्न दृष्टिकोणों से किसी स्थानांतरण का विचार किया जाता है। पहला है देश पक्ष, दूसरा है काल पक्ष, तीसरा है कारण पक्ष, चौथा है संख्या पक्ष और 5वां है स्थिरता पक्ष। तो देखिए देश पक्ष को हम स्पेस एस्पेक्ट कहते हैं, यानी किसी स्थान विशेष से संबंधित होता है वो। काल पक्ष को हम टाइम एस्पेक्ट भी कहते हैं, कारण पक्ष को हम कॉज एस्पेक्ट कहते हैं, संख्या पक्ष को हम नंबर एस्पेक्ट कहते हैं और स्थिरता पक्ष को हम स्टेबिलिटी एस्पेक्ट कहते हैं। किसी देश के से किस प्रदेश को मानव वर्गों का प्रवास हुआ है, किस किस समय में और किन किन कारणों से हुआ है, कितनी संख्या में हुआ है और वो प्रवास स्थायी निवास के लिए हुआ है या अल्पकालीन अस्थायी निवास के लिए हुआ है, इस प्रकार की सभी बातों का जो विचार है वो स्थानांतरण के अध्ययन में किया जाता है। अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं स्पेस एस्पेक्ट को, देश पक्ष को। देखिए देश पक्ष में ये विचार किया जाता है कि जनसंख्या किस प्रदेश या क्षेत्र में कहाँ को प्रवास करती है। जैसे ब्रिटेन के मनुष्य कनाडा, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में जाकर बस गए थे। इस स्थान पक्ष की दृष्टि से स्थानांतरण के 4 भेद होते हैं। पहला है अंतर महाद्वीपीय स्थानांतरण, दूसरा है अंतरराष्ट्रीय या अंतरदेशीय स्थानांतरण, तीसरा है अंतरप्रांतीय या अंतरराज्यीय स्थानांतरण और चौथा है स्थानीय स्थानांतरण। तो देखिए कौन से देश पक्ष के हिसाब से अगर हम बात करें तो कितने प्रकार के स्थानांतरण होते हैं? अंतर महाद्वीपीय स्थानांतरण, अंतरराष्ट्रीय या अंतरदेशीय स्थानांतरण, अंतरप्रांतीय या अंतरराज्यीय स्थानांतरण और स्थानीय स्थानांतरण, जिसे हम लोकल माइग्रेशन कहते हैं। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखने हैं चारों पक्ष। अब देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं अंतर महाद्वीपीय स्थानांतरण या इंटर कॉन्टिनेंटल माइग्रेशन की। इसमें एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप को मानव प्रवास होता है। इस प्रकार से सबसे बड़े जो स्थानांतरण हैं वो 17वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी तक यूरोप के पश्चिमी देशों से उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में हुए थे। तो अंतर महाद्वीपीय स्थानांतरण में क्या होता है? एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में लोग प्रवास कर जाते हैं और इस प्रकार का जो स्थानांतरण है 17वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी के बीच हुआ, जिसमें यूरोप के जो देश थे वो अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में जाकर बसे। ये क्लियर हो गया। अब अगला है अंतरराष्ट्रीय स्थानांतरण, जिसे हम कहते हैं इंटरनेशनल माइग्रेशन। इसमें एक महाद्वीप के अंदर एक देश के मनुष्य दूसरे देश को चले जाते हैं। जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच जो जनसंख्या स्थानांतरण हुआ वो अंतर्राष्ट्रीय स्थानांतरण कहलाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय जो स्थानांतरण है, इंटरनेशनल जो माइग्रेशन है, उसमें क्या होगा? एक महाद्वीप के जो लोग हैं वो एक देश से दूसरे देश में जाके बस जाते हैं, वो इंटरनेशनल माइग्रेशन कहलाता है। इसे आप इंटर कॉन्टिनेंटल जो माइग्रेशन है उससे आप कंफ्यूज मत करना। अंतर महाद्वीप माइग्रेशन में क्या होता है? एक महाद्वीप के लोग दूसरे महाद्वीप में जाके बस जाते हैं, वो तो आ जाएगा अंतर महाद्वीप में। और अगर हम
अंतर्राष्ट्रीय माइग्रेशन की बात करें तो एक ही महाद्वीप में रहने वाले लोग उस महाद्वीप के एक देश से दूसरे देश में जाके जब बसते हैं तो वो क्या कहलाता है, अंतर्राष्ट्रीय या इंटरनेशनल माइग्रेशन। और सबसे बेस्ट एग्जांपल है भारत और पाकिस्तान के बीच जो जनसंख्या स्थानांतरण हुआ था वो इंटरनेशनल माइग्रेशन का एग्जाम्पल है, अंतर्राष्ट्रीय माइग्रेशन का एग्जाम्पल है। तीसरा पक्ष है अंतर प्रांतीय स्थानांतरण यानी इंटर प्रोविंशियल माइग्रेशन। देखिए, अंतर प्रांतीय स्थानांतरण में एक ही देश या राष्ट्र के एक प्रांत से दूसरे प्रांत को जो मानव प्रवास होता है वो अंतर प्रांतीय माइग्रेशन कहलाता है। यानी एक देश के अंदर जो प्रांत हैं या स्टेट्स हैं, तो एक स्टेट, एक राज्य का व्यक्ति दूसरे राज्य में जाके बस जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, अंतर प्रांतीय, इंटर प्रोविंशियल, इसे हम अंतरराज्यीय भी कह सकते हैं, माइग्रेशन कहलाएगा। जैसे पंजाब के बहुत से परिवार उत्तर प्रदेश में आकर बस गए तो वो किस प्रकार का स्थानांतरण हुआ, अंतर प्रांतीय स्थानांतरण यानी इंटर प्रोविंशियल माइग्रेशन या इंटर स्टेट माइग्रेशन। अब चौथा जो पक्ष है वो है स्थानीय प्रवास का, लोकल माइग्रेशन का। देखिए, लोकल माइग्रेशन या स्थानीय प्रवास में एक जिले से दूसरे जिले को या गांव या से नगर को जो स्थानांतरण होता है वो लोकल माइग्रेशन में कहलाता है। जैसे कि हमारा एक राजस्थान है, राजस्थान का एक जिले से लोग, जयपुर से आप अजमेर चले गए, वहाँ जाके रहने लग गए, या शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कुछ भी हो सकता है, तो जयपुर से अजमेर गए तो वो क्या है, स्थानीय लोकल माइग्रेशन कहलाएगा, क्योंकि एक ही राज्य के जो लोग हैं वो लोकल माइग्रेशन के अंतर्गत आ जाएगा। दूसरा, एक ही ज़िले में गाँव से लोग शहर में आके चले गए, वो भी लोकल माइग्रेशन के अंदर आ जाएगा। उसी ज़िले में शहर से लोग गांव में आ गए तो वो भी एक लोकल या स्थानीय प्रवास के अंतर्गत आएगा। तो ये चारों पक्ष आपको क्लियर हो गए होंगे। इंटरकॉन्टिनेंटल माइग्रेशन, अंतर महाद्वीपीय स्थानांतरण, अंतर्राष्ट्रीय स्थानांतरण, अंतर प्रांतीय या अंतर्राज्यीय स्थानांतरण, और स्थानीय जो स्थानांतरण है या स्थानीय प्रवास है। अब हम आगे चलते हैं काल पक्ष की ओर, टाइम एक्सपेक्ट की ओर। अब देखिए, काल पक्ष में इस बात का विचार किया जाता है कि किसी प्रदेश से मानव वर्गों का स्थानांतरण किन किन युगों में या शताब्दियों में अथवा वर्षों में होता रहा है। काल पक्ष के विचार से स्थानांतरण 3 प्रकार के होते हैं। एक तो दीर्घकालीन प्रवास, सामयिक या मौसमी प्रवास, और तीसरा दैनिक प्रवास। तो ये जो काल पक्ष है, जब हम टाइम की बात करते हैं तो काल पक्ष में हम इस बात का पर विचार करते हैं कि जो स्थानांतरण है, माइग्रेशन है, वो किन युगों में हुआ है और उसका जो समय जो है वो क्या रहा है। और इसके आधार पर 3 प्रकार, दीर्घकालीन प्रवास, सामयिक और मौसमी प्रवास और दैनिक प्रवास। दीर्घकालीन प्रवास की जो प्रवास हुआ है वो लंबे समय के लिए हुआ है, या एक मौसमी प्रवास है, कुछ समय के लिए हुआ है, या फिर वो प्रवास रोज होता है। तो ये क्लियर हो गया। काल पक्ष में इस बात का विचार किया जाता है कि किसी प्रदेश या मानव वर्गों का स्थानांतरण किन किन युगों में या शताब्दियों में, वर्षों में हुआ है। अब जब हम दीर्घकालीन प्रवास की बात करते हैं तो देखिए, दीर्घकालीन प्रवास को हम क्या कहेंगे, लॉन्ग ईरा माइग्रेशन कहेंगे। तो दीर्घकाल के बीतने पर या शताब्दियों के उपरांत दीर्घकालीन प्रवास होते हैं। इनका कोई निश्चित समय नहीं होता, बल्कि ये अचानक घटित होने वाले होते हैं, एक्सीडेंटल होते हैं। उदाहरण के लिए स्पेन और पुर्तगाल से दक्षिणी अमेरिका के लिए तथा ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस से उत्तरी अमेरिका के लिए 17वीं, 18वीं और 19वीं शताब्दी में अनेक बार ऐसे ऐतिहासिक प्रवास हुए हैं। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा है सामयिक या मौसमी प्रवास, जिसे हम पीरियोडिक और सीजनल माइग्रेशन कहते हैं। देखिए, सामयिक या मौसमी प्रवास में जनसंख्या का प्रवास किसी निश्चित समय के अंदर होता रहता है, जैसे प्रति वर्ष या प्रति 2 वर्षों में या प्रत्येक मौसम में प्रवास करते हैं। यानी एक पर्टिकुलर टाइम होता है कि वो बार बार होता रहता है। एग्जाम्पल, हिमालय के अधिक ऊंचे प्रदेशों के निवासी शीतकाल में
जब स्नोफॉल होता है तो शुरू होने से पहले ही नवंबर मास में अपने जो भेड़ बकरियां चरवाए हैं वहाँ वाले भेड़ बकरियां जो हैं उनको और अपने परिवारों को लेकर नीचे की घाटियों में आ जाते हैं ताकि वो ठंड से बच सकें। तो इस प्रकार का जो प्रवास है वो सामयिक या मौसमी प्रवास के अंतर्गत पीरियोडिक या सीजनल माइग्रेशन के अंतर्गत आता है और इसे हम ट्रांसह्यूमैनिक भी कहते हैं। तो ये क्लियर हो गया। सामयिक एवं मौसमी प्रवास में जनसंख्या का प्रवास किसी निश्चित समय के अंदर होता रहता है, जैसे प्रति वर्ष या प्रति 2 वर्षों में या प्रत्येक मौसम में। और सबसे बेस्ट जो एग्जाम्पल है वो हिमालय के जो चरवाहे हैं उनका है। तो ये क्लियर हो गया। अब हम आगे चलते हैं दैनिक प्रवास की ओर। डेली माइग्रेशन कहते हैं हम इसको। दैनिक प्रवास को क्या कहते हैं? डेली माइग्रेशन भी कहते हैं। देखिए, इसमें किसी महानगर या बड़े औद्योगिक नगर में मजदूरी करके अपनी जीविका कमाने के लिए उस महानगर के समीपवर्ती गांवों या कस्बों में श्रमिक प्रातःकाल उस महानगर को चले जाते हैं और सायंकाल वापस अपने गांव या कस्बे की ओर आ जाते हैं। तो ये कहलाता है दैनिक प्रवास। श्रमिकों के अलावा पढ़े लिखे जो लोग हैं वो भी कुछ संख्या में अपने कार्यालयों आदि में काम करने के लिए महानगरों की ओर जाते हैं। तो इस प्रकार का जो प्रवास है वो दैनिक प्रवास कहलाता है, यानी काम के लिए सुबह निकलना और शाम को वापस अपने घर पे आ जाना डेली माइग्रेशन कहलाता है। तो शायद मेरे हिसाब से इसको ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं होगी। मैं एक बार वापस रिपीट कर देती हूँ। दैनिक प्रवास में किसी महानगर या बड़े औद्योगिक नगर में मजदूरी या काम करने के लिए, अपनी जीविका कमाने के लिए लोग उस महानगर के समीपवर्ती गाँव या कस्बों से प्रातःकाल उस महानगर को चले जाते हैं और शाम को वापस अपने घर में गांव या कस्बे में आ जाते हैं। तो इस प्रकार का जो प्रवास है वो दैनिक प्रवास या डेली माइग्रेशन कहलाता है। अब हम तीसरे पक्ष की ओर चलते हैं, वो है कारण पक्ष, कॉज एस्पेक्ट, यानी स्थानांतरण किन कारणों से हो सकता है उसको लेकर। देखिए, कारण पक्ष में जनसंख्या स्थानांतरण के कारणों पर विचार किया जाता है। प्रत्येक मानव स्थानांतरण में 2 प्रकार की क्रियाओं या शक्तियों का द्वारा प्रभावित होता है। और वो शक्तियाँ कौन कौन सी हैं जिनसे हर मानव प्रभावित होता है? वो है उत्प्रवासी शक्तियाँ और आप्रवासी शक्तियाँ। उत्प्रवासी शक्तियाँ इमिग्रेटिंग फोर्सेस कहलाती हैं। तो जनसंख्या का स्थानांतरण जो है उत्प्रवासी शक्तियों, जिनके कारण किसी प्रदेश की जनता बाहर को स्थानांतरण करती है, ये फोर्सेस भी कहलाते हैं। उत्प्रवासी शक्तियाँ कौन सी होती हैं? जिनके कारण किसी प्रदेश की जनसंख्या या जनता बाहर की ओर स्थानांतरण करती है, वो उत्प्रवासी शक्तियाँ होती हैं। और आप्रवासी शक्तियाँ या इमिग्रेटिंग जो फोर्सेस होते हैं, इनके कारण किसी प्रदेश के अंदर को मानव वर्ग जो है आकर रहते हैं। यानी ऐसे फोर्सेस होते हैं जो अट्रैक्ट करते हैं बाहर के लोगों को उस प्रदेश में आकर रहने के लिए। तो ये 2 प्रकार की शक्तियाँ जो हैं कारण पक्ष के अंदर अपना कार्य करती हैं। अब दोनों प्रकार की स्थानांतरण शक्तियों को उत्पन्न करने वाले कारण 4 प्रकार के होते हैं। एक तो भौतिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक सांस्कृतिक कारण और राजनीतिक कारण। तो इन कारणों से जनसंख्या जो है प्रवास करती है, और वो प्रवास आप्रवास भी हो सकता है और उत्प्रवास भी हो सकता है। अब हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं भौतिक कारणों को, फिजिकल कॉजेस को। देखिए, भौतिक कारणों में सबसे अधिक व्यापक प्रभाव जलवायु का होता है। जलवायु के परिवर्तन से हिमयुगों में मानव प्रजातियों के स्थानांतरण बड़े पैमाने में होते रहे हैं। वर्तमान काल में भी शीत प्रधान टुंड्रा प्रदेशों से और हिमाच्छादित पर्वतीय भागों से जनसंख्या जो है शीत ऋतु में गर्म प्रदेशों को प्रवास कर जाती है, और ग्रीष्म ऋतु आने पर फिर वो ठंडे भागों में प्रवास कर जाती है, यानी वापस चली जाती है। जलवायु के अलावा अन्य भौतिक कारणों में नदियों की बाढ़ें, नदियों के मार्गों के परिवर्तन, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अकाल, भूकंप, ज्वालामुखी के उद्गार, हिमराशियों का घटना बढ़ना, मिट्टियों का अनुपजाऊ होना, समुद्र तटों का ऊपर उठना या नीचे धंस जाना आदि भी हैं। यानी ऐसे भौतिक कारक जो उस स्थान विशेष की जनसंख्या को फोर्स करते हैं, प्रभावित करते हैं कि वो दूसरे स्थान पर जाके
रहें। तो वो सारे कारण जो हैं इन भौतिक कारणों में आते हैं, और ये जो एग्जाम्पल्स हैं सारे इन भौतिक कारणों के हैं जिनसे कारण जनसंख्या एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तन करती है। अब हम आगे चलते हैं इकोनॉमिक कॉजेस या आर्थिक कारणों की ओर। देखिए, आर्थिक कारणों में सबसे मुख्य बात जीविका के साधन की सुविधा है। जिन प्रदेशों में जीविका निर्वाहन में कठिनाइयां आने लगती हैं, वहां से मनुष्य उन प्रदेशों को चले जाते हैं जहां आर्थिक साधनों की सुलभता होती है। मुख्य आर्थिक कारण की हम बात करें तो अत्यधिक सघनता और निवास के क्षेत्र में जीवन निर्वाह के साधनों की कमी हो जाती है, तो लोग बाहर चले जाते हैं। बाहरी प्रदेशों में कृषि के लिए नई भूमि की प्राप्ति होती है, इसलिए भी लोग कृषि भूमि के लिए भी चले जाते हैं। अगला, अधिक उपजाऊ भूमि के प्रदेश का आकर्षण होता है। जहाँ भूमि ज़्यादा उपजाऊ होगी वहाँ लोग आएंगे। जहाँ सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी या खनिज संपत्ति उपलब्ध होगी, वन संपदा उपलब्ध होगी, यातायात की सुविधा होगी, औद्योगिक केंद्रों की सुविधा होगी, व्यापार करने की सुविधा होगी, तो ऐसी जगह सुविधाएं अगर जहाँ पे हैं तो लोग वहाँ पे चले जाएंगे, क्योंकि जब ऐसी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं तो आपके जीवन निर्वाह जो है के साधन भी वहाँ पर अच्छे उपलब्ध होते हैं, रोजगार के साधन भी वहाँ पर अच्छे उपलब्ध होते हैं। तो लोग अपने जीवन निर्वाह की, अगर अपने जगह पे आपको प्रॉब्लम आ रही है, एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम आ रही है और दूसरे क्षेत्रों में आपको ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, तो लोग क्या करेंगे, माइग्रेट कर जाएंगे। और इस प्रकार का जो माइग्रेशन है वो इकोनॉमिक माइग्रेशन या आर्थिक माइग्रेशन कहलाता है। और इसे हम इस आर्थिक कारण के कारण ये जो माइग्रेशन हो रहा है उसे हम आर्थिक कारक या इकोनॉमिक कॉज कहेंगे। तो ये भी एक इकोनॉमिक जो फैक्टर है, आर्थिक जो कारक है, वो भी इम्पॉर्टेंट कारक रहता है प्रवास के लिए या माइग्रेशन के लिए। अब देखिए, पश्चिमी यूरोप, मध्य एशिया, पूर्वी चीन आदि प्रदेशों में जनसंख्या अत्यधिक सघन हो जाने के कारण वहाँ से दूसरे देशों में मानव उत्प्रवास होते रहे हैं। यानी जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो लोगों की नेचुरल बात है, एम्प्लॉयमेंट की कमी आ जाएगी, तो लोगों का जीवन निर्वाह के साधन कम हो जाएंगे, तो लोग क्या करेंगे, दूसरे स्थान पर चले जाएंगे। चीन के पूर्वी भाग से मलाया, इंडोनेशिया और वियतनाम में जाकर बहुत से लोग बस गए हैं। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में कृषि योग्य भूमि मिल सकने के कारण इन भूभागों को यूरोप, चीन, जापान आदि देशों से लोग उत्प्रवास करते रहे हैं। जहां आपको सुविधा अच्छी उपलब्ध हो रही है वहां पर लोग माइग्रेट करते रहे हैं। नदियों के बेसिनों जैसे सिंधु गंगा मैदान, यांगटीसी बेसिन तथा समुद्र तटीय मैदानों में उपजाऊ भूमि के कारण अन्य प्रदेशों से जनसंख्या आकर इनमें बसती रही है। तुर्किस्तान, चीन और भारत के मैदानों में मानव आप्रवास हुए थे। आपको ये एग्जाम्पल्स हैं सारे इकोनॉमिक कारण के जो माइग्रेशन है उसके। अलास्का के बर्फीली देशों की कठोर जलवायु को सहन करते हुए भी वहाँ सोने की खानों के पास मानव बस्तियाँ बस गई हैं। क्यों? क्योंकि उनको वहाँ पे जीविका निर्वाह के साधन मिल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में कालगुरली और कूलगार्डी की सोने की खानें उष्ण मरुस्थल में हैं और मनुष्यों ने 560 किलोमीटर लंबे पाइपों द्वारा जल ले जाकर उस रेगिस्तान में बस्तियां बसाई हैं। और इसका देखो, इतना हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस होने के बाद भी वहाँ पे लोग किस लिए रह रहे हैं? क्योंकि वहाँ पर उनको जीवन निर्वाह के साधन उपलब्ध हो रहे हैं। औद्योगिक केंद्रों ने भी जनसंख्या को अपनी ओर आकर्षित किया है, क्योंकि वहाँ व्यक्ति आर्थिक उन्नति कर समृद्ध होना चाहता है। तो ये इकोनॉमिक फैक्टर आपको क्लियर हो गए होंगे। आपको इन उदाहरणों सहित अपने आंसर में लिखना है। अगला जो कारक है वो है सामाजिक सांस्कृतिक कारक, यानी सोशल कल्चरल कॉज। देखिए, सामाजिक सांस्कृतिक कारणों से भी जनसंख्या का स्थानांतरण होता है। इसके कुछ उदाहरण अगर हम डिस्कस करें तो इस प्रकार से कर सकते हैं। पहला एग्जाम्पल तो है कि ईसा से 5 शताब्दी पूर्व से लेकर ईसा की 5वीं शताब्दी तक भारत के हजारों मनुष्य अपना धार्मिक और सांस्कृतिक प्रचार करने के लिए म्यांमार, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलाया, थाईलैंड, सुमात्रा, जावा और बाली गए थे। यानी अपने धर्म का प्रचार करने के लिए लोग बाहर की ओर, भारत से बाहर की ओर गए। जैसे बौद्ध धर्म का जो था प्रचार काफ़ी हुआ था इन क्षेत्रों में, तो बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए लोग भारत से दूसरे देशों में चले गए थे।
दूसरा, अरब से बाहर उत्प्रवास करने वाले इस्लाम धर्मावलंबियों जो थे, उन्होंने अपनी सभ्यता को पश्चिम में मिस्र और अफ्रीका के मरुस्थल तथा सूडान तक फैला दिया है, पूर्व में ईरान, अफगानिस्तान और चीनी तुर्किस्तान तक फैलाया है, और उत्तर में टर्की, पैलेस्टाइन, सीरिया, इराक आदि देशों में फैलाया है। तो अरब में भी क्या था, इस्लाम धर्मावलंबी जो थे वो भी अपनी जो धर्म को फैलाने के लिए इन क्षेत्रों में गए थे या उन्होंने उत्प्रवास किया था। फिर 18वीं शताब्दी में ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी आदि देशों की ईसाई जनता के दो धार्मिक दल, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में भी धार्मिक झगड़े इतने अधिक हो गए थे कि धार्मिक स्वतंत्रता चाहने वाले परिवार यूरोप के देशों में जाकर अमेरिका में बस गए थे। तो ये भी एक एग्जाम्पल है माइग्रेशन का, धार्मिक कारण के माइग्रेशन का, या हम कह दें कल्चरल या रिलीजियस माइग्रेशन का कारण है। फिर आप देखिए 1947 में भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद भारत से लाखों मुसलमान पाकिस्तान चले गए और पाकिस्तान से लाखों हिंदू भागकर भारत में आ गए। धार्मिक कारणों से होने वाला यह जो संपूर्ण विश्व में सबसे बड़ा स्थानांतरण था 1947 वाला। उसके बाद हम देखते हैं कि अरब में मक्का मदीना में हज करने के लिए प्रत्येक वर्ष हजारों मुस्लिम व्यक्ति भारत, पाकिस्तान, जावा, ईरान, मिस्र आदि से अरब को जाते हैं। हज करने के बाद वे वापस अपने देश आ जाते हैं। लेकिन है ये भी एक माइग्रेशन का फॉर्म, सोशल माइग्रेशन का फॉर्म। फिर देखिए पर्यटक हैं, खिलाड़ी हैं, कलाकार हैं, संगीतज्ञ हैं, नाटककार हैं, संसद सदस्य हैं, व्यापारी हैं, ये सब भी हजारों की संख्या में हर वर्ष अमेरिका, पूर्ववर्ती सोवियत रूस, जर्मनी और अन्य देशों से भारत आते हैं और भारत से भी बाहरी देशों को और जाते हैं। इस प्रकार अब सामाजिक और सांस्कृतिक कारणों से अंतर्राष्ट्रीय स्थानांतरण जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तो ये सभी एग्जाम्पल्स थे, उदाहरण थे सामाजिक और सांस्कृतिक माइग्रेशन के। सोशल कह लीजिए, रिलीजियस कह लीजिए, कल्चरल कह लीजिए, तीनों प्रकार के माइग्रेशन के ये उदाहरण हैं। अगला हम चलते हैं राजनीतिक कारण, पॉलिटिकल कॉज की ओर। देखिए राजनीतिक कारणों से जनसंख्या का स्थानांतरण मुख्यतः 4 प्रकार की क्रियाओं द्वारा होता है। पहला है आक्रमण, इन्वेजन जिसे हम कहते हैं। आक्रमण के द्वारा स्थानांतरण के बड़े उदाहरण अलेक्जेंडर, महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, बाबर, चंगेज खान और तैमूर के हैं, जिन्होंने भारत पर आक्रमण किए थे और उनके साथ आए हुए बहुत से सैनिक भारत में ही बस गए। दूसरा जो है क्रिया है वो है विजय या कॉन्क्वेस्ट। देखिए जब अंग्रेजों ने भारत के राज्य और नवाबों को परास्त करके अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था, तब वहाँ राजकाज चलाने के लिए ब्रिटेन से अंग्रेज लोग सरकारी ऑफिसर बनकर यहाँ आकर रहने लगे। धीरे धीरे बहुत से अंग्रेज परिवार यहीं बस गए। अंग्रेजों के ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भी बहुत सी मिशनरीज और जो अंग्रेज पादरी थे वो भी भारत आए और यहाँ पर बस गए। तीसरा जो क्रिया है जिसके द्वारा ये पॉलिटिकल कॉज के कारण माइग्रेशन होता है वो है उपनिवेश, कोलोनाइजेशन। उपनिवेश के द्वारा अफ्रीकी महाद्वीप में फ्रांसीसी और अंग्रेजों ने अपनी नई बस्तियां बसाई। डच लोगों ने इंडोनेशिया में और स्पेन तथा पुर्तगाल के लोगों ने 16वीं शताब्दी में दक्षिणी अमेरिका में अपने उपनिवेश बसाए थे और वो लोग इन कॉलोनाइजेशन के कारण भी लोग इन देशों में आकर बस गए। उसके बाद का जो है वो है बलात् या स्वतंत्र स्थानांतरण, फोर्स्ड या फ्री माइग्रेशन। ये भी एक बहुत बड़ा कॉज रहा है माइग्रेशन का। देखिए बलात् माइग्रेशन को हम फोर्स्ड माइग्रेशन कहते हैं, यानी फोर्सफुली अगर माइग्रेट करने हों लोग तो वो फोर्स्ड माइग्रेशन के अंतर्गत आते हैं। देखिए बलात् स्थानांतरण के द्वारा 18वीं शताब्दी में अफ्रीका के बहुत से निग्रो लोगों को पकड़कर बलपूर्वक दास बनाकर संयुक्त राज्य अमेरिका आदि में नई बस्तियों में मजदूरी करने के लिए उन्हें भेजा गया था। तो इस प्रकार का माइग्रेशन जो फोर्सफुली किसी को भेजा जाए कहीं पे तो वो बलात् माइग्रेशन के अंतर्गत आता है। द्वितीय महायुद्ध में नाजी जर्मनी की आक्रमणकारी सेनाओं ने के आगे फ्रांस, बेल्जियम, पोलैंड आदि की बहुत सी जनता शरणार्थी बनकर बाहरी देशों को चली गई थी। जीते हुए देशों से लाखों मनुष्य को नाजी जर्मनी ने अपनी युद्ध सामग्री बनाने के कारखानों में दास श्रमिकों का कार्य करने के लिए बलपूर्वक स्थानांतरण कर दिया था। तो ये बलात् माइग्रेशन के अंतर्गत आता है। ये भी एक पॉलिटिकल फैक्टर है माइग्रेशन का।
फिर आता है स्वतंत्र स्थानांतरण या फ्री माइग्रेशन। देखिए स्वतंत्र स्थानांतरण में मनुष्यों को प्रवास करने में अपनी छांट रहती है, चॉइस रहती है, यानी आप फ्री रहते हो कि आप माइग्रेट करो कि ना करो। स्वतंत्र स्थानांतरण आर्थिक लाभ और संपन्न जीवन व्यतीत करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार का प्रवास पश्चिमी यूरोपीय देशों से तथा जापान और चीन से होता रहा है। वर्तमान काल में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा आदि ने अपनी श्वेत नीति के द्वारा स्वतंत्र स्थानांतरण को नियंत्रित कर दिया है। तो फ्री माइग्रेशन में क्या है, मनुष्य की चॉइस रहती है कि आप माइग्रेट करते हो कि नहीं करते हो। और मनुष्य को यदि संपन्न जीवन व्यतीत करने की इच्छा है तो वो संपन्न जीवन व्यतीत करने के लिए दूसरे स्थानों पर माइग्रेट होता है। तो ये क्लियर हो गए पॉलिटिकल कॉजेज़ कितने हैं, मेन जो पॉलिटिकल कॉजेज़ थे माइग्रेशन के, जिसमें कि हम ये कह सकते हैं एक तो आक्रमण, विजय, उपनिवेश, बलात् या स्वतंत्र माइग्रेशन, ये सारे के सारे राजनीतिक कारण हैं माइग्रेशन के। अगला हम चलते हैं संख्या पक्ष की ओर, नंबर एस्पेक्ट की ओर। देखिए स्थानांतरण के संख्या पक्ष में इस बात का विचार किया जाता है कि किसी देश से बाहर जाने वाली उत्प्रवासी जनता और बाहरी देशों से आने वाली अप्रवासी जनता की संख्या कितनी होती है, यानी जो उत्प्रवास कर रहे हैं या अप्रवास कर रहे हैं वो उनका नंबर कितना है, उनकी संख्या कितनी है। यह संख्या समय समय पर घटती बढ़ती रहती है। बड़ी संख्या में स्थानांतरण के प्रभाव अधिक व्यापक होते हैं। संख्या के विचार से स्थानांतरण 3 प्रकार के होते हैं। वो तीनों प्रकार कौन कौन से हैं? वृहद संख्या स्थानांतरण यानी लार्ज स्केल माइग्रेशन, यानी बहुत बड़ी संख्या में कोई स्थानांतरण हो रहा है तो वो वृहद संख्या माइग्रेशन के अंतर्गत आता है, लार्ज स्केल माइग्रेशन के अंतर्गत आता है। दूसरा है मध्यम संख्या स्थानांतरण, और जिसे हम कहते हैं मॉडरेट माइग्रेशन। मध्यम में थोड़ी कम जनसंख्या माइग्रेट करती है, वो मध्यम जनसंख्या स्थानांतरण में आता है। और फिर है अल्प जनसंख्या स्थानांतरण या माइनर माइग्रेशन, जिसमें बहुत कम मात्रा में जो जनसंख्या स्थानांतरित होती है वो इसके अंदर आता है। अब देखिए मध्य शताब्दियों में और 18वीं तथा 19वीं शताब्दियों में अधिकतर ऐतिहासिक प्रवास बड़े पैमाने पर हुआ करते थे, जो अंतर महाद्वीपीय या अंतरराष्ट्रीय होते थे। वर्तमान काल में सबसे अधिक संख्या दैनिक स्थानांतरण की होती है, जिसमें श्रमिक जनता विशाल औद्योगिक केंद्रों को प्रतिदिन काम करने जाती है और शाम को वापस अपने गांव या कस्बे को लौट जाती है। धार्मिक कारणों से होने वाला सबसे बड़ा जनसंख्या स्थानांतरण जो था 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ। तो ये आपको क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हम पक्ष की ओर चलते हैं, वो स्थिरता पक्ष की ओर, स्टेबिलिटी एस्पेक्ट की ओर। देखिए कुछ स्थानांतरण ऐसे होते हैं जिनमें प्रवासी जनता नए देशों में जाकर स्थायी रूप से बस जाती है। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अफ्रीका में यूरोपीय जनता स्थायी रूप से बस गई थी। और तो ये वो स्थायी रूप से बसने वाली जो जनसंख्या है वो स्थिरता पक्ष को हम देखते हैं। इसमें युद्ध और आक्रमण के द्वारा होने वाले स्थानांतरण अल्पकालीन और अस्थायी होते हैं, जैसे टुंड्रा है, मरुस्थलीय भाग हैं, हिमाच्छादित पर्वतों के भाग हैं में जो आखेटक और जो शिकारी और पशुचारक रहते हैं वो मौसमी प्रवास करते हैं और वो अस्थायी होते हैं। औद्योगिक कारखानों में जो श्रमिकों के दैनिक प्रवास होते हैं वो भी अस्थायी होते हैं। तो स्थिरता पक्ष में हम ये देखते हैं कि कितना जो माइग्रेशन हुआ है, जो प्रवास हुआ है वो परमानेंट हुआ है कि टेम्परेरी हुआ है। तो ये जितनी भी पॉपुलेशन, यूरोपियन पॉपुलेशन नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका में जाके बसी थी, वो परमानेंटली बस गई थी। तो वो उसका समय था जो स्थिर माइग्रेशन था, ठीक है। और जो मरुस्थलीय प्रदेशों में, हिमाचल प्रदेशों में जो शिकारी और पशुचारक रहते हैं वो क्या करते हैं, वो टेम्परेरी माइग्रेशन करते हैं, मौसमी प्रवास करते हैं। तो इनका जो प्रवास है वो अस्थायी होता है। तो स्थिरता पक्ष में आपको क्लियर हो गया, स्थायी प्रवास और अस्थायी प्रवास को हम देखते हैं। तो ये जितने भी पक्ष थे, पांचों पक्ष हमारे माइग्रेशन के क्लियर हुए। और लास्ट वाला स्थिरता पक्ष भी आपको क्लियर हो गया होगा। स्थिरता पक्ष में हम स्थायित्व को देखते हैं कि जो प्रवास हो रहा है वो स्थायी हो रहा है कि अस्थायी हो रहा है। अब आपसे क्वेश्चन जो पूछा जाएगा इसमें वो पूछा जाएगा, माइग्रेशन क्या है, प्रवास क्या है, उसे परिभाषित कीजिए। प्रवास का प्रकार क्या है, उनको परिभाषित कीजिए। प्रवास के जो भेद हैं
उनके बारे में बताइए, और साथ ही जो प्रवास के पक्ष हैं वो क्या क्या हैं उनको बताइए। तो आपको पूरे आंसर के अंदर ये तीनों चीज़ें जो हैं वो बतानी पड़ेंगी। और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम जो माइग्रेशन है उसके कारण और प्रभावों के बारे में डिस्कस करेंगे।